चलिए आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस के साथ इसका क्या आपको प्रॉपर्टीज कैसे मैच करता है ना। कैसे कल आपको कल के क्लास बताए थे ना कि हैलोजन क्या अपना अधिकार जमा रहा था कि भाई हाइड्रोजन मेरा बेटा है, मीन्स मेरे बिरादरी का है, उसको मेरे ग्रुप में रहना चाहिए, समझे ना। तो कैसे मतलब वो अपना हक जता रहा था इस पे, उसको हम लोग देखेंगे आज, है ना, कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज मैच करता है। जैसे कि कल देखे थे इसका एनोमैलस पोजीशन इनप्यूरेटेबल था, मींस के अल्काली वाले ग्रुप में भी इसको रख सकते थे और हैलोजन वाले ग्रुप में भी रख सकते थे। तो अल्काली वाले मेटल के साथ देखे जिसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा देखे थे जी हम लोग कि क्या 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 मैच किया था। और आज हम लोग देखते हैं जी कि हैलोजन के साथ इसका कैसे कैसे प्रॉपर्टीज मैच करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए जी सब लोग, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जी हम लोग तो इसका क्या 1s1 है और इसका हैलोजन का कितना आपका जी ns2np5 है। वैसे तो मतलब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जी, जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपको बता दें हम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से सब लोग। चलिए, जैसे कि आप इसके पास देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास क्या 1s1 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है जी, है ना। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, जिससे कि ये क्या पूरा कर देगा, तो ये अपना डिवेट पूरा कर लेगा आपका जी, डिवेट पूरा कर लेगा। डिवेट कहने का सेंस क्या आपका जी, नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन मींस हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेगा। मतलब अगर इसको एक मिल जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड इसको कितना है आपका जी डिवेट पूरा करने के लिए, तो इसको रिक्वायर्ड कितना है आपका जी, एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है। समझे बात ना जी। ये क्या पूरा करता है, ये पूरा करता है ऑक्टेट पूरा करता है। और इसको कितना रिक्वायर्ड है आपका जी, तो इसको रिक्वायर्ड है आपका, उसको भी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन का। और इसके पास 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, जिससे कि उस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा होगा जी, ऑक्टेट में। ऑक्टेट कहने का सेंस क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और इसमें भी आपको एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, जिसके बेसिस पे क्या होगा आपका जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डिवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवेट कहने का सेंस क्या होता है आपका जी, तो ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। समझे बात ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो दोनों को एक एक का जरूरत है, तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है, एक जैसा है। मतलब क्या हो गया आपका जी कि दोनों का क्या है आपका जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है, जिससे कि रिक्वायरमेंट दोनों का क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दोनों का सिमिलर है, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज क्या आपका जी, रिक्वायरमेंट और प्रॉपर्टीज जो है ना यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से जी सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, है ना, लिबरेशन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड लाइक। अब देखिए, जैसे अगर LiH का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो LiH में क्या होता है जी, तो LiH में जो होता है ना वो क्या होता है, Li+ और H- होता है। ठीक है ना जी, है ना। ठीक है, तो अब जरा देखिए सब लोग ध्यान से जी, ये क्या हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइसिस वाला सेटअप है, जो कि आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना। इसमें क्या होता है ना, एक होता है क्या जिसका एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड वाले को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, कैथोड वाले को क्या बोलेंगे जी, नेगेटिव, है ना। तो एक होता है क्या आपका जी एनोड होता है, दूसरा क्या होता है कैथोड होता है। अब इसमें देखिए सब लोग ध्यान से जी कि अगर आपके पास क्या LiH है, लिथियम हाइड्राइड है, तो लिथियम हाइड्राइड में कौन कौन सा आयन होगा आपका जी, तो Li+ आयन होगा, है ना, और H- आयन होगा। कोई दिक्कत है किसी को जी, बात एकदम 100% समझ आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको H- है, तो H- आयन जो रहेगा जी, तो उसका डिपोजिशन किधर होगा, किस तरफ मूव करके जाएगा, जिस तरफ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा जी। तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारे सामने में है एनोड है, तो एनोड के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना जी। तो जो भी H- प्रेजेंट रहेगा इसमें, वो H- किसके तरफ जाएगा आपका जी, तो आपको एनोड की तरफ जाएगा, मतलब एनोड की तरफ जाकर के डिपॉजिट होगा। कोई दिक्कत है, तो मतलब आपको अगर मेटालिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन होगा कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, तो एनोड पे जाकर के डिपॉजिट होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। और अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे LiCl हो गया, CaCl2 हो गया, इन सब का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें कौन सा आयन होता है, तो CaCl2 में होगा वो क्या होगा Ca2+ और 2Cl-। तो यहाँ भी देख सकते हैं निगेटिव आयन है ना, क्लोरीन आयन है में निगेटिव आयन है। तो अगर इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो निगेटिव आयन रहेगा वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा,
तो वो जाके डिपॉजिट होगा एनोड पर ही जाके डिपॉजिट होगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? तो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी हो रहा है और आपको क्या हो रहा है आपका जी, क्लोरीन भी हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो दोनों का डिपोजिशन जो है वो एनोड पे है ना जी, आपका एक जैसा है ना, आपका दोनों का ये प्रॉपर्टीज मैच कर गया ना आपका जी, है ना? कोई दिक्कत है किसी को? ही दोनों का आपको लिबरेट होने का जो टेंडेंसी था एनोड पे वो आपको मैच कर गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या आपका जी, दोनों का मिस लिबरेशन एट एनोड जो क्या, ये प्रॉपर्टीज भी क्या आपका जी सिमिलर हो गया, यहाँ से भी क्या हुआ प्रॉपर्टीज क्या हुआ मैच कर गया 100%। कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे कि अपना स्क्रीनशॉट्स लेते जाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ फाइल जो है ना लगा दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं वही आपका क्या NaH का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। तो एनोड पे क्या मिला है आपका जी, H2 मिला है ना? और यहाँ पे उसी तरह से देख सकते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है, तो एनोड पे क्या मिला है, Cl2 मिला है। तो हैलोजन भी एनोड में मिल रहा है और हाइड्रोजन भी एनोड में मिल रहा है, ये वो पार्टिस क्या हुआ मैच कर गया। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास भी टेंडेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन के पास भी टेंडेंसी क्या होता है? तो देखिए अभी से पहले देखिए अल्काली मेटल वाले केस में कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिस तरीके से अल्काली मेटल लूज करता है उसी तरीके से ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। लेकिन इसके पास ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने का भी टेंडेंसी होता है, मतलब ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन किया था, किसमें कन्वर्ट हो गया, H- में, है ना? फिर आपका जिस तरीके से हाइड्रोजन करता है, जैसे हाइड्रोजन X मींस क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन मींस क्या, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब आपको हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो X- में कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रोजन भी आपका X- में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन भी X- में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी क्या दोनों का एक जैसा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी क्या हो गया इसका जीप का एक जैसा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? नेक्स्ट देखिए आपका जी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो हैलोजन क्या करता है आपका जी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, सारा का सारा मेंबर -1 ऑक्सीडेशन से सारा का सारा मेंबर करता है। बाकी फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ना वो सब आपको -1 से लेकर के +7 तक कर देता है। लेकिन अगर हम इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे तो क्या करेगा जी, -1 तो सब करता है। तो देख सकते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सारा का सारा हैलोजन -1 करता है। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है आपका जी, -1 ऑक्सीडेशन शो करता है मेटालिक हाइड्राइड के केस में। मतलब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही कंडीशन है कि हाइड्रोजन क्या होता है, मेटालिक हाइड्राइड के केस में जब किसी मेटल से कंबाइन करेगा तो वो क्या करेगा आपका जी, तो वो आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे देख सकते हैं NaH में, तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका, है ना? ये क्या है, मेटालिक हाइड्राइड का केस है जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है शो का, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना? क्लोरीन भी देख सकते हैं -1 शो कर रहा है। तो हुआ ना सिमिलैरिटी दोनों के बीच में, है ना? नेक्स्ट देखिए आपका जी एटॉमिसिटी। जिस तरीके से हैलोजन क्या होता है ना डाई एटॉमिक रूप में पाया था, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या होता है, डाई एटॉमिक स्टेट में पाया था। तो देख सकते हैं आपका जी बोथ शोज एटॉमिसिटी ऑफ 2। एटॉमिसिटी कहने का सेंस क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो हाइड्रोजन भी H2 के रूप में पाया था और हैलोजन भी क्या होता है आपको Cl2 के रूप में पाया था। मतलब आपको इस प्रकार से मतलब आपको हाइड्रोजन किस में पाया था, H2 के रूप में, और हैलोजन किस में पाया था आपका जी, तो X2 के रूप में। यहाँ पे X के प्लेस पे क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये सब, है ना? तो आपको F2, Cl2, Br2, I2 इस रूप में क्या होता है, हैलोजन पाया जाता है। तो दोनों का एटॉमिसिटी भी सेम हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? नेक्स्ट देखिएगा, बोथ फॉर्म सिमिलर कंपाउंड्स ऑन कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स। मेटल के साथ कंबाइन करने के बाद दोनों एक जैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना जी? कैसे? तो सोडियम करता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन तो सोडियम हाइड्राइड, और क्लोरीन के साथ करता है तो सोडियम क्लोराइड, है ना? लिथियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम क्लोराइड, देख रहे हैं ना, एक ही जैसा कंपाउंड है। अरे यहाँ भी इसका संख्या 1, 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 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? मतलब आपको क्या होगा, जिस तरीके से हाइड्रोजन कंबाइन करता है मेटल के साथ, उसी तरीके से क्या होता है आपका जी, वो मतलब
हाइड्रोजन भी क्या करता है, मेटल के साथ कंबाइन करता है। आया बात समझ में लीजिए, मतलब मेटल के साथ जो आपको रिएक्शन करके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वो दोनों एक जैसा होता है। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, बोथ फॉर्म सिमिलर कंपाउंड्स ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर नॉन मेटल्स। अदर नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करके एक जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैसे CCl4 CH4। देखे ना नीचे का, अरे कार्बन के साथ कंबाइन किया तो क्लोरीन क्या किया था, CCl4 बनाया, और अगर हाइड्रोजन किया तो क्या CH4 बनाया, SiCl4 है ना, और आपका क्या मतलब SiH4, ठीक है ना जी। इस तरह से देख सकते हैं GeCl4 GeH4, तो मतलब आपको अदर मेटल मतलब अदर एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करता है तो वैसा ही आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जैसे कि हैलोजन करता है। नेक्स्ट देखिए आप फिजिकल नेचर देख लीजिएगा, बोथ H2 एंड X2 आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में होता है और हैलोजन भी गैस के रूप में होता है रूम टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए, नॉन मेटालिक नेचर, दोनों का दोनों नॉन मेटल का नेचर का होता है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, हैलोजन भी नॉन मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, जी दोनों का क्वाइट सिमिलर होता है। जैसे कि देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलोजूल पर मोल। यहाँ देख सकते हैं आपका जी फ्लोरीन का 1680, अब फिर देख लीजिएगा आपका जी क्लोरीन का क्या आपका 1255 1143। देख रहे हैं ना, मतलब ये सब का सब क्या आपका जी एक जैसा ही आपका जी है ना ऑर्डर, अरे है ना जी, मतलब थोड़ा बहुत का अंतर आपका जी डिफरेंसेस है सब में। ऐसा नहीं कि कोई 200 है तो कोई 1000 है ना जी, इस तरह की बातें नहीं है। मतलब कि आपका थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा आपका जी डिफरेंसेस यहाँ पे है, तो मतलब आपको आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा आपका जी वो एक जैसा आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन विथ हैलोजन। अब हाइड्रोजन का और हैलोजन का क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में क्या आपका जी डिफरेंसेस क्या है, ये तो देख लिया, रिजेम्बलेंस देख लीजिए का कि प्रॉपर्टीज एक जैसा मैच कर रहा था। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसको जरा देख लेते हैं। तो क्या है, द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स इज मच लेस कंपेयर टू टेंडेंसी ऑफ हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स। देखिए हाइड्राइड बनाने का टेंडेंसी जो होता है ना आपका जी वो क्या होता है बहुत कम होता है, और हैलोजन हैलाइड बनाने का टेंडेंसी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। और जैसे कहने का सेंस है कि हाइड्रोजन जो होगा ना आपका जी किसी मेटल से इजीली रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन हैलोजन जो होता है ना वो किसी भी मेटल से आपको रिएक्शन करके हैलाइड बहुत इजीली बना देगा, ये कहने का मतलब हुआ। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना, बातें समझाए नहीं जी। वही आपको पॉइंट लिखा आपका जी कि हाइड्राइड बनाने का टेंडेंसी बहुत कम है आपका जी हैलाइड बनाने के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिएगा, अब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचता है किसी से भी जुड़ने के बाद, लेकिन हैलोजन के पास तो बचता है ना जी तीन लोन पेयर, अरे कम से कम अधिक से अधिक 3 लोन पेयर बचता है। जैसे कि देख सकते हैं ना, कोई भी कंपाउंड देख लीजिए, बताते हैं। अब देखिए जी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा होता है, CH4 की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था ही, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया। एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन आप क्लोरीन के पास देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन था इसकी वैलेंस शेल में, 7 ना जी। देखिए एक कंबाइन किया, बाकी का 3 बचा हुआ है एज अ लोन पेयर के रूप में। बोलिए बच्चे कोई दिक्कत? देखिए जी 3 लोन पेयर है कि नहीं, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के आपका क्या जी किनारे में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ 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 है ना, तो मतलब इसके पास क्या आपका 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। और है ना जिपका, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं जिपका, मतलब हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी डिफरेंसेस हो गया जिपका, है ना। नेक्स्ट देखिए जी क्या हुआ, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्साइड का नेचर, जैसे H2O का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये क्या हुआ न्यूट्रल हो गया, है ना जी, ना एसिडिक नेचर ना बेसिक नेचर। लेकिन हैलोजन का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, जैसे कि Cl2O7 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये एसिडिक नेचर। तो आपको ऑक्साइड का भी नेचर क्या डिफरेंस मिला ना आपका जी, है ना, ऑक्साइड का नेचर क्या मिला आपका जी, इसका एसिडिक मिला, उसका क्या मिला न्यूट्रल मिला, तो डिफरेंसेस है ना। तो क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग देखे जी, हम लोग डिफरेंसेस देखे कि मेटालिक हाइड्राइड बनाने का टेंडेंसी होता है ना आपका जी बहुत कम होता है आपको हैलाइड बनाने की टेंडेंसी के कंपैरिजन में, समझे ना। लोन पेयर का अभाव रहता है आपका जी हाइड्रोजन के पास, इसके पास आपका लोन पेयर रहता है।
समझे ना। ऑक्साइड का नेचर क्या होता है आपका जी, वो न्यूट्रल होता है, इसका बेसिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये सब कुछ पॉइंट्स था, आई बात 100% समझ जी, है ना। बेसिक नहीं, एसिडिक नेचर होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए कितना आइसोटोप्स होता है, समझे। तो आइसोटोप का पहले मीनिंग समझेंगे क्या होता है आपका जी। आइसो का मतलब होता है सेम, समझे ना जी। तो आइसोटोप मतलब क्या होता है कि ऐसा स्पीसीज या ऐसा बोल सकते हैं आपका जी एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटम्स का नंबर क्या होगा आपका जी, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के पास 3 आपको क्या होता है, आइसोटोप होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। देख सकते हैं ये तीनों का तीनों आइसोटोप है। प्रोटियम हो गया जिसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, नेक्स्ट आपका ड्यूटेरियम हो गया जिसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, और आपका ट्राइटियम हो गया, है ना। तो ये 3 अलग अलग आइसोटोप है। कल के क्लास में भी जिक्र किए थे इसका जी। तो क्या है, इस हाइड्रोजन आइसोटोप के पास क्या आपका जी, एक ही मास नंबर है, इसके पास 2, इसके पास 3। कोई दिक्कत है किसी को? 3 मास नंबर है मतलब 1 प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन होगा, इसमें याद रखिएगा। 2 मास नंबर मतलब 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होगा। 1 मास नंबर में से 1 ही प्रोटॉन होगा, मतलब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन होगा, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा आपका जी, इस केस में क्या होगा, 2 होगा, इस केस में आपका 1 होगा, इस केस में 0 होगा। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो आपका क्या होगा जी, ये प्रोटियम होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा हुआ है 2021 से 20 में, कि बताइए कि हाइड्रोजन का कैसा कौन सा आइसोटोप्स है जिसमें आपका क्या है जी, न्यूट्रॉन का संख्या 0 है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। और एक आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, बताइए। जेईई मेंस के क्वेश्चन में सोच लीजिए, है ना, वो भी 2021 वगैरह में। तो सोच सकते हैं इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है ना। देखिए इनमें से जो तीनों में से जो आपका जो मेन जो आइसोटोप है ना, वो पहला वाला है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। नाम ही तो दिया गया ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, मींस क्या, ऑर्डिनरली क्या होगा, यही मिलेगा आपको। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो परसेंटेज की बात अगर करते हैं, परसेंटेज अबंडेंसेस की बात करते हैं, तो देखिए जी ध्यान से, आपके क्या है द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम इज 1:1.5 × 10⁻²1 × 10⁻7। देख सकते हैं ना आपका जी, इसका रेशियो कितना है, प्रोटियम का कितना आपका जी, 1 है। अब बाकी इसका देखिए तो आपका जी 1/100 के टाइम्स में है कम से कम, और इसका 1 क्या आपका जी 10⁻7 के टाइम्स में। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? इसका बहुत कम है। अरे परसेंटेज देख सकते हैं ना, परसेंटेज 99.985% जो है प्रोटियम का है, और आपको क्या है जिसका ड्यूटेरियम का 0.0156% है, और आपका ट्राइटियम का कितना 10⁻15% है। सबसे कम क्या मिल रहा है आपका जी, तो आपको ट्राइटियम मिल रहा है। कोई दिक्कत है? ऑर्डिनरली कौन मिलेगा, तो ऑर्डिनरली मिलेगा प्रोटियम मिलेगा। मीन्स आपको क्या करेंगे, 100 आपको क्या होगा, 100 एटम को निकालिए, मतलब उठाइएगा, तो उसमें से क्या होगा आपका जी 99.985 आपका क्या होगा परसेंटेज चांसेस है क्या, प्रोटियम मिले। समझ में आ रहा है कितना हाई परसेंटेज है? मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में क्या आपका जी ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम है। मतलब मेजर आपको जो हो गया आइसोटोप जो हो गया, वो क्या हुआ आपको, प्रोटियम ही हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? याद रखिएगा ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 आपका आइसोटोप्स होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दीज आइसोटोप्स show much greater difference in physical properties than isotopes of the other elements. ठीक है, this is because the percentage difference in mass between protium, deuterium, tritium are much greater than that between isotopes of the other elements. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जी कि इन तीनों आपको आइसोटोप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस से ज्यादा देखने को मिलेगा अदर एलिमेंट्स के, मतलब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में। समझे बात ना जी? जैसे अदर एलिमेंट्स का जो आइसोटोप होगा उसमें थोड़ा बहुत एक बार डिफरेंसेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा डिफरेंसेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को भी? नींद नहीं आ रहा अविनाश? ठीक है, कंफर्म है? चलिए, कल मुरारी को आ रहा था, क्या है ना कि लिखा के इन्हें पर आ रहे थे, नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश करिए कि जाग के रहें। तो बीच बीच में हम बोलते रहेंगे जागते रहो चौकीदार के तरह, क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप आर कंपेयर्ड इन टेबल। मतलब यहाँ पे टेबल में दे रखा आपका जी, सारा का सारा चीज दिखाई देता है आपको। चलिए देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है ना जी, इसमें दिख रहा है स्क्रीन में, दिखे तो भारती दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिखाते हैं, देखिए ध्यान से जी। बहुत सारा प्रॉपर्टीज वैसे अननोन है, मतलब सारा का सारा प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी भी निकालना बाकी है।
अब जैसे देखिए जी, रिलेटिव अबंडेंसेस की बात करते हैं। नेचर में क्या होगा, अबंडेंसेस होगा आपका हाइड्रोजन का कितना होगा आपका जी, हाइड्रोजन में क्या प्रोटियम, तो प्रोटियम का कितना होगा 99.985%, इसका कितना होगा आपका जी 0.0156%, इसका 10⁻15%, ठीक है ना, मतलब बहुत कम हुआ बहुत ज्यादा हुआ। चलिए एटॉमिक मास की बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, तो 1.008 AMU जो लिखा करते थे याद है ना जी, या ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल, इसका डबल हो जाएगा और इसका क्या होगा आपका जी 3.016। कोई दिक्कत है किसी को भी? अरे 3 था आपका मास नंबर तो 3.016, 2 था तो 2.014, इसका आपको क्या जी 1.008। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये हो गया मास नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका जी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, 13.96 हो गया आपका इसका केल्विन में, है ना, ये मेंशन कर रखा है केल्विन में। इसके पास देखिए जिसका 18.73, बहुत डिफरेंस है ना जिसका, इसका 20.62 केल्विन में। नेक्स्ट देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट की, तो 20.39, 23.67, 25, लगभग इन सब का तो सब कुछ तो ज्यादा ही है ना जी। मास नंबर के ज्यादा होने से क्या होगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगा इनका 0.09, है ना, ये आपका क्या जी 0.18, 0.27। मास नंबर के बढ़ने से सब कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि मास नंबर के बढ़ने से क्या होगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखिए 0.117 है ना, आपको क्या है आपका जी किलो जूल पर मोल में, इसका 0.197, इसका नहीं पता, अब आगे इसका कुछ नहीं पता, बाकी का कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मींस उसको इवेपोरेट करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा इसको जी 0.904 किलो जूल पर मोल, इसको 1.226 किलो जूल पर मोल। देख रहे हैं जी, मास नंबर के बढ़ने से सब कुछ इसका ज्यादा हो गया है। अरे जो भारी भर का माध्यम रहता है, मोटा ताजा जी, उसका तो सब कुछ ज्यादा होगा ना जी, है ना जी, है कि नहीं, वेट ज्यादा होगा, उसका पंच का फोर्स ज्यादा होगा, कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना, धरती पे बोझ भी ज्यादा होगा मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मतलब यहाँ देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी जी का, जैसे दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बना होगा तो 435.88 किलो जूल पर मोल देना पड़ेगा, और इस केस में क्या होगा जी ज्यादा देना पड़ेगा, है ना जी। मतलब आपको इसमें देख रहे हैं ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इसका कम हो, इसके कंपेरिजन सब कुछ क्या ज्यादा ही है। अच्छा देख लीजिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा 74.14 पिकोमीटर, यहाँ भी 74.14 पिकोमीटर। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किया होगा जिसका, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम में भी आपका, अरे ड्यूटेरियम दो ठो ड्यूटेरियम D2 मॉलिक्यूल होगा ना आपका जी, H2 मॉलिक्यूल होगा ना, तो दोनों में न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन है ना, अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो वही चीज है आपका जी कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसमें, मॉलिक्यूल में, H2 मॉलिक्यूल D2 मॉलिक्यूल में। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका 1312 इसका नहीं दिया, अब आगे कुछ तो दिया ही नहीं, कोई दिक्कत है। इतना सारा कंपेरिजन आपको डाटा नहीं बोलेंगे याद रखने के लिए, ना किसी को याद रखना है, बस कंपैरिजन ध्यान रखना है कि किसका ज्यादा किसका कम होता है, क्या समझे। अब जैसे कि देख लीजिएगा, जैसे कि ये वाला कंपैरिजन आपका यूज होता है जी, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका यूज होता है, समझे ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, प्रोटियम का बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम नहीं, थोड़ा सा उससे कम होता है, कोई दिक्कत है जी। बस इतना याद रखना, बाकी कोई डाटा को याद नहीं रखना है, ना हमको डाटा याद रहता है, ना आपको भी डाटा याद रखना है, समझी बात ना जी, है ना। आगे चलिए प्रोसीड करते हैं, कंपैरिजन समझ में आ गया सारे के सारे आइसोटोप्स के बीच का। चलिए अब देखिए जी, नेक्स्ट कैसे प्रिपरेशन होता है ट्राइटियम, उसको जरा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ट्राइटियम का प्रिपरेशन देखेंगे। चलिए तो सबसे पहला देखिए जी का, यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियर आपको बम्बार्डमेंट, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा कराया गया। देखिए ध्यान से, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट रिएक्शन के द्वारा, मतलब न्यूक्लियस पे जाकर के कौन स्ट्राइक कर रहा है जी, न्यूट्रॉन, है ना। और ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये क्या न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, लिथियम का आपको न्यूक्लियस होगा, समझे ना जी, जिसका मास क्या है, मास आपका क्या है 6 आपका क्या है मास नंबर, इसका 3 क्या हो गया आपका जी, इसका एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। अब वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ऐसा न्यूट्रॉन जो बहुत फास्ट नहीं होगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा, वो इसके न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करेगा। न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा आपका जी, उसको तोड़ देगा। इसको लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, समझे बात ना जी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो ये टूटेगा, ये आपको लिथियम का न्यूक्लियस टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा,
एक बनेगा आपका जी ट्राइटियम और एक बनेगा हीलियम। कोई दिक्कत है? एक क्या बना आपका जी ट्राइटियम, देख रहे हैं ना आपका जी, इसका 1 है एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर हो गया आपका, और आपका एक बनेगा क्या हीलियम बनेगा, है ना। तो आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाकर के स्ट्राइक किया इसके न्यूक्लियस पे, जिससे कि तोड़ करके इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विथ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। अब ड्यूटेरियम न्यूक्लियस की तरह भी बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ड्यूटेरियम क्या हुआ आपका जी, बेरिलियम के न्यूक्लियस से बम्बार्डमेंट किया, जाकर टकराया, और टकराने के बाद 2 ठो प्रोड्यूस किया आपका जी हीलियम और एक प्रोड्यूस किया ट्राइटियम। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये सब रिएक्शन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, नेक्स्ट देखिए ट्राइटियम इज ये प्रॉपर्टी समझ आ गया आपका जी, मतलब कैसे प्रिपरेशन होता है वो समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आपका जी ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जिसके इस्तेमाल से रेडियो बजेगा। क्या जी? रेडियो बज ऐसा होता है क्या जी? नहीं जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहने का सेंस क्या आपका जी, कि जो ना डिसइंटीग्रेट होकर के टूट करके और अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ट्राइटियम के पास रेडियो एक्टिव नेचर होता है, जो क्या करता है, बीटा पार्टिकल रिलीज करता है ना। तो देख सकते हैं ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव एंड डिकेज बाय बीटा इमिशन। इट इज अ लो एनर्जी बीटा इमिटर। उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है आपका जी, 12.4 ईयर्स होता है, विदाउट एनी गामा रेज। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बीटा रेज को क्या करता है, इमिट करता है, समझे ना जी। तो एक बीटा रेज निकलेगा तो निगेटिव आपका चार्ज पार्टिकल है जी, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वहां पे क्या होगा आपका जी, उसके करस्पॉन्डिंग में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर में जनरेट होगा। समझे बात ना जी। जैसे कि आप लोग उसको देखे होंगे, पाई मेजन थ्योरी देखे होंगे जी, याद है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में पाई मेजन थ्योरी, उसमें देखते थे ना कि अगर कोई पॉजिटिव मेजोन निकलता था जी तो उसके करस्पॉन्डिंग में निगेटिव मेजोन भी निकलता था। नहीं जी, अरे न्यूट्रॉन जो है ना टूटता था, न्यूट्रॉन अगर मान लीजिए प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था तो वहां से क्या होता था, एक प्रोटॉन निकला, उसके साथ साथ एक निगेटिव मेजोन निकलता था। समझे बात ना जी, है ना। कोई दिक्कत है? तो मतलब कहने का सेंस है ओवरऑल उधर भी न्यूट्रल रहेगा। यही चीजें यहाँ पे है जी, कि अगर आपको यहाँ पर एक ट्राइटियम जो है ना बीटा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग में एक प्रोटॉन भी आपका इसमें बढ़ जाएगा, है ना, जिससे कि चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। देख सकते हैं इसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके पास 1 यूनिट आपका क्या निगेटिव चार्ज है। ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपका जी, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जो कि इधर भी दे रखा है। कोई दिक्कत है किसी को भी? इस बीटा पार्टिकल के पास कोई मास नहीं होगा, समझे ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो आपको बीटा रेज क्या करता है, इमिट करता है, ये इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो जी, द ट्रेस क्वांटिटी ऑफ ट्राइटियम दैट इज फाउंड इन नेचर इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएटेड बाय फास्ट न्यूट्रॉन अराइजिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेज रिएक्शन। अब देखिए क्या होगा आपका जी, यहाँ से आपको देख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ट्राइटियम, ट्राइटियम आपको क्या होगा, जिसका ट्राइटियम भी आपको ऑब्टेन हो सकता है जिसका किसके द्वारा जी, तो कॉस्मिक रेज के द्वारा, जो आपका न्यूट्रॉन जो जनरेट हुआ। कॉस्मिक रेज समझते हैं ना कहाँ से आता है, जितना भी स्टार्स हो गया ना, जैसे सन हो गया या जितना अदर स्टार्स हो गया, उससे जो रेज निकलता है ना, तो वो रेज, उस रेज में क्या होता है, कॉस्मिक रेज होता है ना। तो वो कॉस्मिक रेज क्या करेगा आपका जी, तो देख सकते हैं द ट्रेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्राइटियम दैट इज फाउंड इन नेचर, नेचर में फाउंड है आपका, नेचर ने पाया था ट्राइटियम, कैसे पाया था आपका जी, है ना, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएटेड बाय फास्ट न्यूट्रॉन अराइजिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेज रिएक्शन। कॉस्मिक रेज रिएक्शन के द्वारा जो न्यूट्रॉन जो निकलता है ना आपका जी, वो न्यूट्रॉन्स क्या करेगा, आपको एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उस पर जाके स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है आपका जी, वो जनरेट करता है। ठीक है ना प्रिया, पूरा एकदम अच्छे से नींद ले रहे हैं ठीक है ना जी। तो जाके स्ट्राइक करेगा तो क्या ऑब्टेन होगा आपका जी, तो ये ट्राइटियम ऑब्टेन होगा, समझे ना। ठीक है ना जी, नींद हमको भी आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला नींद आ रहा है, समझे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये नींदे वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, समझे ना। हाँ, जहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा वहाँ पे तो नींद नहीं आने देंगे, समझे ना, नींद उड़ा देंगे, समझे बात ना जी, है ना। चलिए, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट तो पार्ट इसका आने वाला है। नेक्स्ट देखिए आपका जी, ध्यान से सब लोग, है ना। चलिए, लिखेंगे ना तो नींद नहीं आएगा। वैसे भी ये टाइम ही ऐसा है, टाइमिंग ही ऐसा है, जिसमें 3 बजे से लेके 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6 में तो खैर नहीं, लेकिन 3 से 4, 4 से 5 जो होता है ना, इसमें खतरनाक नींद आता है। नहीं जी, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। चलिए,
नेक्स्ट देखिए आपका जी, लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ ट्राइटियम इन्वॉल्व्स न्यूट्रॉन इरेडिएशन ऑफ एनरिच्ड लिथियम 6 एंड इंडिकेटेड एबव। लिथियम 6 के साथ न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराए थे ना जी, जैसा कि ये यहाँ से लार्ज अमाउंट में क्या हो सकता है आपका जी, आपको ट्राइटियम ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? ठीक है ना जी। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देख सकते हैं इसका कुछ रिएक्शंस देख लीजिएगा आप। इसका ट्राइटियम अगर मान लीजिए ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो जिस तरीके से हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो वाटर बनाता है जी, उसी तरीके से ये भी बनाएगा T2O। फिर देखिएगा इसके पास भी रेडिएशन टेंडेंसी होता है, T2 को CuO से रिएक्शन कराएंगे तो उससे बेचारे से ऑक्सीजन छीन लेगा और बेचारा कॉपर रोता रोता बिना ऑक्सीजन के चला जाएगा। लिथियम हाइड्राइड क्या होगा, ट्राइटियम से कंबाइन करेगा तो आपको क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का भी टेंडेंसी है। देख सकते हैं जी ट्राइटियम क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, और आपको खुद उसका प्लेस ले लिया, समझे ना। NH3 के साथ भी अगर ट्राइटियम का रिएक्शन करा देंगे तो NH2T कर लेगा, TH बना लेगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को, है ना। मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं इसका चिपका, है ना। तो जिस तरीके से H2O रिएक्शन करता है आपका जी, H2O हाइड्रोलाइसिस करता है इसके साथ, उसी तरीके से क्या होगा आपका जी, सेम आपका क्या होगा, T2O भी क्या होगा इसके साथ आपको हाइड्रोलाइसिस करके, और NT3 वहां बनेगा क्या, NH3 किस केस में, H2O के केस में, और यहाँ बने आपका जी NT3 बना दिया और इस तरीके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, समझे ना। ब्रोमीन का रिएक्शन करा देंगे तो जिस तरीके से ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2 के साथ, तो HBr बनाएगा, उसी तरीके से TBr बना दिया। अरे सारा का सारा रिएक्शन जो आपको हाइड्रोजन दे रहा था ना, वही रिएक्शन कौन देगा, ट्राइटियम भी देगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग बात करते हैं जी न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेते हैं। टाइम थोड़ा सा, टाइम भरपूर है। चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी इसको बोलते हैं। मतलब समझिए ध्यान से, आइसोमर कहने का सेंस क्या होता है, मर मतलब होता है यूनिट, आइसो का होता है सेम, समझे बात ना जी। आइसोमर है ना, आइसोमेरिज्म पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियर आइसोमर है। मतलब समझिएगा ध्यान से जी कि आपके पास जो रहेगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, समझे बात ना जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो वो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें आपको दो तरीके का आपका मॉलिक्यूल पाया जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, समझे ना। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एक जैसा रहेगा। जैसे आपको एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से आके कंबाइन किया जिसका, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड होगा ना आपका जी, तो पेयर्ड रहेगा, दोनों में बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ आएगा, तो दोनों के न्यूक्लियस में आएगा। एक आपको मॉलिक्यूल में क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस आपको सेम डायरेक्शन में घूम रहा होगा, है ना, क्लॉकवाइज, भी क्लॉकवाइज। और एक आपको ऐसा आइसोमर आएगा जिसमें क्या होगा, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। बात सुना रहे जी, जस्ट लाइक ऐसा कि एक ऐसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होगा, जिसको बोलेंगे ऑर्थो फॉर्म। और एक ऐसा रहेगा जिसमें क्या रहेगा आपका जी, दोनों का न्यूक्लियस क्या रहेगा आपका जी, अपोजिट में घूम रहा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, पारा फॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को भी, ऑर्थो फॉर्म पारा फॉर्म हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को भी। यही आपका क्या है, न्यूक्लियर आइसोमर है। दोनों का स्टेबिलिटी जो होता है ना, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी। ये आइसोमर किसके वजह से जनरेट हुआ है, तो ये आइसोमर आपको जनरेट हुआ है आपका जी न्यूक्लियर स्पिन की वजह से। न्यूक्लियस भी जो होता है ना, अपने एक्सिस पे घूमता है हाइड्रोजन का, तो वो घूमेगा तो घूम सकता है आपका जी, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम सकता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, देखिए ध्यान से दोनों, देखिएगा, इन द कोवेलेंट लिंक बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स forming H2 molecule, the electron spins are opposed following Pauli's principle। Pauli's principle के अकॉर्डिंग होता है ना, ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के साथ, है ना। तो वो तो रहेगा सेम, दोनों में आपका सेम रहेगा। बताया ना कि जस्ट कि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्या रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑर्थो फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और पारा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एक जैसा रहेगा। लेकिन आपको जो कहना न्यूक्लियस का जो रहेगा रोटेशन, न्यूक्लियस का जो स्पिन रहेगा वो अलग रहेगा। बट द टू न्यूक्लियाई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूम सकता है। अब ऐसा आपको डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल मींस H2 मॉलिक्यूल जिसमें सेम डायरेक्शन में घूमता होगा, उसको बोलेंगे क्या, ऑर्थो हाइड्रोजन, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या उसको बोलेंगे जी, पारा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है किसी को भी? अरे बोलिए बच्चे लोग,
चलिए अब इसका ना हम लोग रिलेटिव परसेंटेज दिखाते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से नोट करके एक पॉइंट देख लीजिएगा क्या लिखा आपका जी। इट इज नोटेड दैट द ऑर्थो फॉर्म एंड पारा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट इन्वॉल्व एनी डिफरेंस इन केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। बोले थे ना जी कि दोनों ऑर्थो फॉर्म और पारा फॉर्म में कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं होगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा तो दोनों के क्या केमिकल बॉन्डिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसा रहेगा आपका जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? दोनों में डिफरेंसेस किस कारण से है, किस कारण से आपका जी? तो आपको न्यूक्लियर स्पिन की वजह से है, न्यूक्लियस का अपने एक्सिस पे घूमने का जो कारण है डायरेक्शन उसकी वजह से है। हेंस दे कैन नॉट बी कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इसलिए एलोट्रॉप्स नहीं बोलेंगे। ये क्या है एक्चुअली जी? तो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स है, समझा ना जी? लिखा हुआ है आपका जी द ऑर्थो एंड पारा फॉर्म आर कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। तो दिक्कत है किसी को भी जी? चलिए एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं तब जब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे कि देखिए ना जी कार्बन का ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, होता है कि नहीं जी? एलोट्रॉप्स होता है कि नहीं? बकमिस्टर फुलेरिन हो गया, तो इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे अलग अलग होता है। जैसे कि डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रली रहता है जुड़ा हुआ, ग्रेफाइट में क्या रहता है, प्लेनर टाइप का रहता है जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत है जी? बकमिस्टर फुलेरिन में क्या होता है आपका जी, वो बक्की बॉल में क्या फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो सब में क्या आपका जी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग है, तो वो क्या कहलाया, एलोट्रॉप्स कहलाया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम था ना, इसलिए इसको एलोट्रॉप्स नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी ऑर्डिनरी, आपको बताए थे ना कि आपको दोनों का परसेंटेज अलग अलग पाया जाएगा नेचर में। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। मतलब ऑर्डिनरी जो आप H2 मॉलिक्यूल जो लेते हैं ना, जो H2 मॉलिक्यूल का सैंपल लेते हैं उसमें कुछ परसेंटेज आपको ऑर्थो का, कुछ परसेंटेज पारा का होता है। फिक्स टेम्परेचर मतलब आपको क्या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है इसका परसेंटेज, है ना? अलग अलग टेम्परेचर रहेगा तो आपको अलग अलग परसेंटेज मिलेगा। अब जैसे कि देख लीजिए ना यहाँ पे द सिमेट्रिकल पारा फॉर्म इज क्या, जिसका रोटेशन अपोजिट में है ना। चलिए तो सिमेट्रिकल पारा फॉर्म हैज अ लोअर एनर्जी देन द ऑर्थो फॉर्म। पारा फॉर्म का जो जिसमें न्यूक्लियस आपको अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा था उसका लोअर एनर्जी होगा जिसका ऑर्थो फॉर्म के कंपेरिजन में। सो दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द कन्वर्सन ऑफ पारा फॉर्म टू ऑर्थो फॉर्म। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा आपका जी, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो जो भी मॉलिक्यूल्स आपके पास है उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको क्या बताया जी कि पारा फॉर्म का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, ऑर्थो फॉर्म का ज्यादा होता है। तो लोअर टेम्परेचर पे किसका एग्जिस्टेंस ज्यादा होगा आपका जी, पारा फॉर्म का, क्योंकि उसका एनर्जी कम है ना जी। तो लोअर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होता है कम, तो पारा फॉर्म का एनर्जी कम है तो वही ज्यादा मिलेगा। और आपको टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ऑर्थो फॉर्म का क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? तो देख सकते हैं आपका जी यहाँ पे नियर एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एब्सोल्यूट जीरो मींस क्या, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंसिस्ट एंटायरली ऑफ पारा फॉर्म। जितना भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का सबका सब क्या होगा जी, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे पारा फॉर्म में ही होगा, मींस ऑर्थो फॉर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। समझा नहीं जी? बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर दे रखा है कितना, 210 केल्विन या फिर उससे भी ज्यादा। एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड विद 3 मोल्स ऑफ ऑर्थो एंड 1 मोल्स ऑफ पारा। मतलब 3:1 के रूप में आपका एग्जिस्ट करेगा, ऑर्थो का 3, पारा का 1। कब जी, जब 210 केल्विन से ऊपर उठेंगे तो, और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये रेशियो रहेगा फिक्स। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना? नेक्स्ट देखिएगा एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। एयर जिस टेम्परेचर पर लिक्विफाई होता होगा तो उस टाइम में रेशियो ऑर्थो पारा का 1:1 रहेगा। लेकिन एट रूम टेम्परेचर रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पारा इज 3:1, और रूम टेम्परेचर से और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, ऑर्थो का 3 और पारा का 1 मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? मतलब 75% ऑर्थो 25% पारा। अब वही लोअर टेम्परेचर पे बात करेंगे तो पारा फॉर्म का ज्यादा, ऑर्थो का कम। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो ज्यादा, पारा कम, है ना? तो बोल सकते हैं इवन एट हायर टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन कैन नेवर बी मोर देन 3:1। बोले थे ना कि हाई टेम्परेचर पे बढ़ने पे के बाद आपका क्या होगा जी, वो रेशियो रहेगा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर पारा फॉर्म। बहुत आसान है ना, कूल करके, ठंडा करके, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कौन मिल रहा है, पारा मिल रहा है ना आपका जी, हाई टेम्परेचर पे कौन मिल रहा है, ऑर्थो मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पारा फॉर्म को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऑर्थो फॉर्म को ऑब्टेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है आपका जी, 3:1 के रेशियो में ना जी, 75% मिलेगा ऑर्थो, 25% फिर भी तो पारा मिलेगा ना।
मतलब प्योरली आपको क्या हो जी ऑर्थो नहीं मिल पाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। देख सकते हैं उसका कुछ ग्राफिकल वेरिएशन दे रखा है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे देख सकते हैं आपका जी ये परसेंटेज ऑफ ऑर्थो दे रखा है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है, ग्राफ बिल्कुल इसको टच कर रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑर्थो क्या है 0। अरे कोई दिक्कत है जी, टेम्परेचर आगे बढ़ा तो परसेंटेज ऑफ बढ़ा ऑर्थो, और बढ़ते बढ़ते देखिए आपका जी 75% पे सैचुरेशन स्टेट को क्या किया आपका जी आपको अचीव कर लिया। मतलब क्या 75% सब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ाइए बढ़ाइए टेम्परेचर बढ़ाइए, लेकिन आपको क्या हो जी आपका 75% से आगे नहीं बढ़ेगा वो। कोई दिक्कत है किसी को भी? अरे 100% क्लियर है जी।